हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेंटिजियस सिस्ट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन। लेट्स स्टार्ट। डेंटिजियस सिस्ट, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड फॉलिकुलर और पेरिकोरोनल सिस्ट। इसको हम फॉलिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं और पेरिकोरोनल सिस्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम फॉलिकुलर सिस्ट के नाम से भी जानते हैं और पेरिकोरोनल का मतलब क्राउन के चारों तरफ। It is most common type of odontogenic cyst which enclose the crown of impacted teeth। तो ये बहुत ही कॉमन हमारी ओडोंटोजेनिक सिस्ट है। ओडोंटोजेनिक का मतलब क्या होता है? ओडोंटो वर्ड का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विथ टीथ। जेनिक का मतलब ऐसे टिश्यू से बनना जो टीथ को फॉर्म करते हो। तो ओडोंटो का मतलब होता है टूथ और जेनिक का मतलब होता है टूथ फॉर्मिंग सेल से डेवलप होती है ये। ठीक है, जो टूथ को बनाने वाली सेल्स होती हैं उन्हीं सेल से हमारी सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ओडोंटोजेनिक सिस्ट विच इनक्लोज द क्राउन ऑफ इम्पैक्टेड टीथ। तो ये जो सिस्ट होती है ये हमेशा हमें क्राउन के रिस्पेक्ट में दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्राउन है टूथ का, ये हमारी रूट है टूथ की। तो ये सिस्ट जो होती है वो हमारे क्राउन को हमेशा कवर करेगी। तो ये हमारी होती है डेंटिजियस सिस्ट की प्रॉपर्टी कि इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद इम्पैक्टेड टूथ और क्राउन ऑफ द टीथ। तो ये इंट्रोडक्शन था। हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में कि इसको हम फॉलिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं, पेरिकोरोनल सिस्ट कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन टाइप की ओडोंटोजेनिक सिस्ट है जो हमारे क्राउन से एसोसिएटेड होती है इम्पैक्टेड टूथ की। जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में भी दिखाया कि ये हमारी क्राउन से एसोसिएटेड होगी, और आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो कि ये हमारा थर्ड मोलर है, ये हमारा क्राउन है थर्ड मोलर का, और इसके चारों तरफ ये रेडियोल्यूसेंसी, ये हमारी है डेंटिजियस सिस्ट। नेक्स्ट, caused by fluid accumulation between reduced enamel epithelium and enamel surface। तो ये सिस्ट फॉर्म कैसे होती है? तो क्या होता है, जो हमारी रिड्यूस इनामल एपिथेलियम है और जो हमारी इनामल सरफेस है उसके बीच में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी रिड्यूस इनामल एपिथेलियम है और ये हमारा इनामल सरफेस है, तो इसके बीच में हमारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद हमारी डेंटिजियस सिस्ट बनती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ये हमारी बहुत ही कॉमन टाइप की डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट है। 20% ऑफ ऑल जो सिस्ट, ये 20% होती है सारी जो सिस्ट में, और 10% ऑफ इम्पैक्टेड टीथ। तो परमानेंट टीथ में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी टीथ। Next, we are on clinical feature. It is found in children and adolescent with incidence in second and third decade of life। पहला हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि ये हमेशा इम्पैक्टेड टीथ से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे दांत कब इम्पैक्टेड हो सकते हैं और कब इरप्शन की स्टेज में आ सकते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में हमारे जो टूथ होते हैं वो इम्पैक्टेड हो सकते हैं और वो इरप्शन के फेज़ में होते हैं। तो इसलिए हम ये पॉइंट वहाँ से याद करेंगे कि जो हमारा डेंटिजियस सिस्ट है वो हमें चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में ही देखने मिलता है। उसके अलावा सेकेंड एंड थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में हमें देखने मिलेगी। मैंडिबुलर, थर्ड मोलर एंड मैक्सिलरी कैनाइन आर द मोस्ट कॉमनली इम्पैक्टेड टीथ। तो सबसे कॉमनली कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है? मैंडिबल में थर्ड मोलर एरिया एंड मैक्सिलरी में कैनाइन एरिया। तो मैंडिबुलर, थर्ड मोलर एंड मैक्सिलरी कैनाइन आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरियाज। टीथ एडजेसेंट टू डेवलपिंग सिस्ट एंड इन्वॉल्व टीथ आर सीवियरली डिस्प्लेस एंड डिसॉल्व। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्ट के एडजेसेंट टीथ होंगे, for example, this is your mandible, this is your third molar, this is your third molar। अजीब सी फोटो, दोबारा ड्रॉ करती हूँ।
इरेज ऑल। तो ये हमारी मैंडिबल है, ये हमारा थर्ड मोलर है, ये हमारी डेंटिजियस सिस्ट है थर्ड मोलर में, ये हमारा सेकंड मोलर है, ये सेकंड मोलर की रूट होती है जो कि हमारे डेंटिजियस सिस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो क्या होगा, ये जो हमारी डेंटिजियस सिस्ट है ये पुश करने लग जाएगी और प्रेशराइज करती है हमारी सेकंड मोलर को। दोबारा देखते हैं, ये हमारा सेकंड मोलर है और ये हमारा थर्ड मोलर है। जो हमारा थर्ड मोलर है उसमें हमारी डेंटिजियस सिस्ट प्रेजेंट है। ये हमारी हो गई डेंटिजियस सिस्ट। अब हमने क्या देखा, जो हमारा डेंटिजियस सिस्ट का पार्ट है वो हमारे सेकंड मोलर की रूट को पुश कर रहा है। ये हमारी सिस्ट का पार्ट है और ये हमारा रूट का पार्ट है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से वो पुश हो रहा है, प्रेशराइज हो रहा है। तो एट द एंड क्या होगा, जो रूट होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी या डिस्प्लेस हो सकती है। ठीक है, तो इस लाइन में यही बोला है, टीथ एडजेसेंट टू द डेवलपिंग सिस्ट, जो भी दांत डेवलपिंग सिस्ट के एडजेसेंट होगा, उसके पास होगा, एंड इन्वॉल्व टीथ आर सीवियरली डिस्प्लेस्ड एंड रिजॉल्व। तो वहाँ पे वो दांत सीवियरली डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, मूव कर जाएगा, या फिर वहाँ पे रिजॉर्प्शन हो जाएगी उस पर्टिकुलर पार्ट की। नेक्स्ट, जनरली इट इज़ पेनलेस बट मे बी पेनफुल इफ़ इट गेट्स इन्फेक्टेड। तो जनरली ये पेनलेस होती है, इसमें कोई भी पेन नहीं होगा, लेकिन अगर ये इन्फेक्टेड होती है तो ये पेनफुल हो जाएगी। तो जनरली पेनलेस है, कब पेनफुल होगी, जब इन्फेक्टेड होती है। When dentigious cyst expand rapidly to compress sensory nerve, then it produce pain which is referred pain। तो क्या होता है, ये हमारा मैंडिबल है, अगेन हम देखेंगे, दिस इज द मैंडिबल, बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड रेमस पार्ट ऑफ मैंडिबल। दिस इज रेमस पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड दिस इज बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल। अब ये हमारा थर्ड मोलर है जो कि हमारा बहुत ही नीचे प्लेस है। ये हमारी डेंटिजियस सिस्ट है और ये हमारी यहाँ पे नर्व मूव कर रही है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। तो क्या होगा, जैसे जैसे सिस्ट अपने साइज को बढ़ाएगी ऐसे ही वो नर्व को कंप्रेस कर देगी, और जब नर्व पे कंप्रेशन पड़ेगा तो पेशेंट को पेन प्रोड्यूस होगा। तो व्हेन डेंटिजियस सिस्ट एक्सपेंड रैपिडली टू कंप्रेस सेंसरी नर्व, कभी भी अगर डेंटिजियस सिस्ट एक्सपेंड करती है, अपने साइज को बढ़ाती है तेजी से, तो वो नर्व को कंप्रेस करने लग जाती है। देन इट प्रोड्यूस पेन विच इज रेफर्ड पेन। तब वो पेन प्रोड्यूस करेगी और ये जो पेन होगा वो रेफर्ड पेन होता है, वो मूव करता है पेन। Dentigious cyst has a potential to become an aggressive lesion with expansion of bone and subsequent facial asymmetry। तो जो डेंटिजियस सिस्ट होती है वो एग्रेसिव लीजन में कन्वर्ट हो सकती है। वो खुद अगर अपना साइज बढ़ाएगी तो वो बोन की भी एक्सपेंशन करा देती है, जिसकी वजह से पेशेंट की फेशियल एसिमेट्री देखने मिलती है। लीजन हैज़ पोटेंशियल टू एक्सपेंड, लीजन का पोटेंशियल होता है एक्सपेंड करने का, मतलब अपने साइज को बढ़ाने का। सिस्टिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन अनइरप्टेड थर्ड मोलर रिजल्टिंग इन होलोइंग आउट ऑफ एंटायर रैमस एक्सटेंडिंग टू द कोरोनोइड प्रोसेस एंड कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो इसमें क्या बोला है कि अगर थर्ड मोलर में सिस्ट होती है तो वो हमारे पूरे रैमस को होलो कर सकती है, वो इतना रिजॉर्ब कर सकती है कि आपका पूरा रैमस खाली हो जाएगा, और जो वो होलोइंग वाली चीज़ है वो कोरोनॉइड और कॉन्डाइलर प्रोसेस में भी मूव करेगी। ये हमारे क्लिनिकल फीचर थे। अब हम रेडियोग्राफिकल फीचर देखेंगे। रेडियोग्राफिक फीचर, इट इज़ वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी यूजुअली एसोसिएटेड विथ हाइपरस्टेटोटिक बॉर्डर अनलेस इट इज़ सेकेंडरी इन्फेक्टेड।
तो ये हमारी वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी। हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं कि हमारे इतने पार्ट में रेडियोल्यूसेंसी है। तो ये हमारी वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी होती है। हाइपरस्टोटिक बॉर्डर दिखते हैं हमें। बोनी मार्जिन आर वेल डिफाइंड एंड शार्प। तो जो भी हमारे बोनी मार्जिन्स होंगे वो भी वेल डिफाइंड होंगे और शार्प होंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि ये सिस्ट की लाइनिंग है और ये हमारे बोनी मार्जिन्स हैं। तो जो हमारे बोनी मार्जिन्स है वो भी बहुत शार्प होंगे। इट में इन्वॉल्व द क्राउन सिमेट्रिकली, इट में एक्सपेंड फ्रॉम द क्राउन। तो ये इन्वॉल्व कर लेती है क्राउन को सिमेट्रिकली, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्राउन, तो सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब होता है अगर इधर से शुरू हो रही है क्राउन के तो दूसरी तरफ भी इधर आके ख़त्म होगी। तो दिस इज अ सिमेट्रिकल फीचर। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल भी क्राउन को इन्वॉल्व कर सकती है और एक्सपेंड भी कर जाती है क्राउन से। लार्ज सिस्ट आर कन्फाइंड टू मैंडिबल, देयर मे बी रिजॉर्प्शन ऑफ रूट। यूजुअली सिस्ट इज यूनिलोक्यूलर एंड समटाइम इट इज मल्टीलोक्यूलर। तो जो नॉर्मली हमें केसेस दिखते हैं वो यूनिलोक्यूलर सिस्ट होती है और कभी कभी ये मल्टीलोक्यूलर भी हो सकती है। यूनिलोक्यूलर का मतलब क्या होता है, वन, लाइक दिस। जैसे ये हमारा केस है यूनिलोक्यूलर का। मल्टीलोक्यूलर का मतलब क्या होता है, मोर देन वन लोक्यूल, लाइक दिस। तो ये हमारा मल्टीलोक्यूलर होगा। तो रेडियोग्राफिक टाइप के बेसिस पे हम अपनी डेंटिजियस सिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल टाइप, लेटरल टाइप एंड सर्कमफेरेंशियल टाइप। तो सेंट्रल टाइप जैसे कि नाम ही बता रहा है सेंट्रल, मतलब हमारी जो सिस्ट होगी वो हमारे टूथ के सेंटर में प्रेजेंट होगी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि टूथ के सेंटर में प्रेजेंट है हमारी सिस्ट। लेटरल टाइप, लेटरल टाइप का मतलब क्या है कि हमारी सिस्ट एक तरफ ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम। हमारी सिस्ट लेटरली एक्सपेंड कर रही है, तो ये हमारा हो गया लेटरल टाइप ऑफ डेंटिजियस सिस्ट। थर्ड हमारी होती है सर्कमफेरेंशियल टाइप ऑफ डेंटिजियस सिस्ट। दिस इज द सर्कमफेरेंशियल टाइप ऑफ डेंटिजियस सिस्ट। पूरे क्राउन को ही कवर कर लिया। तो रेडियोग्राफिकल के बेसिस पे हमने अपनी डेंटिजियस सिस्ट के 3 टाइप्स देखे, सेंट्रल टाइप, लेटरल टाइप एंड सर्कमफेरेंशियल टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हिस्टोलॉजिकल फीचर, थिन कनेक्टिव टिश्यू वॉल विथ थिन लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लाइनिंग द ल्यूमन। तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा उसकी वॉल भी थिन होगी और जो हमारी एपिथेलियम होगी वो भी हमारी थिन लेयर होगी। ठीक है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो भी हमारा थिन होगा और जो हमारी एपिथेलियम वाला पार्ट है वो भी हमारा थिन होगा। हमें बहुत सारी एपिथेलियम की लेयर्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद रेटा पेग्स इज एब्सेंट। ठीक, जो हमारी रेटा पेग्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। रेटा पेग्स एब्सेंट होने का मतलब क्या होता है, ये दिस इज रेटा पैजेस, तो हमें रेटा पेग्स नहीं दिखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू वॉल क्वाइट थिकेंड एंड लूज फाइबर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। तो जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होगी और उसमें लूज फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। रेसन बॉडीज विथ इन द एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है। इसमें हमने क्या देखा कि हमारी ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम आइसलैंड्स हैं। यहाँ पे हमारा रेटा पेजेस नहीं है, अगर रेटा पेजेस होते तो हमारे स्ट्रक्चर ऐसा होता, लुकिंग लाइक दिस। लेकिन क्योंकि रेटा पेजेस एब्सेंट हैं तो हमारी सिस्ट ऐसी हो रही है। लाइनिंग एपिथेलियम रिजेंबलिंग रिड्यूस इनामल एपिथेलियम, ये हमारे सिस्ट का ल्यूमन है और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल हैं। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस,
डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, अमीलोब्लास्टोमा एंड अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, दे आर मल्टीलोक्यूलर एंड नॉट एसोसिएटेड विद क्राउन और अनइरप्टेड टीथ। तो जो हमारा अमीलोब्लास्टोमा होता है वो मल्टीलोक्यूलर होता है, लेकिन हमने डेंटिजियस सिस्ट में क्या पढ़ा कि कैन बी यूनिलोक्यूलर एंड कैन बी मल्टीलोक्यूलर, लेकिन हमारा अमीलोब्लास्टोमा हमेशा मल्टीलोक्यूलर होगा और ये हमारे अनइरप्टेड टूथ के क्राउन से एसोसिएटेड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, दे आर रेयर एंड अकर इन मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन। तो ये बहुत ही रेयर होते हैं और ये हमारे मैक्सिला के एंटीरियर रीजन में दिखते हैं, जबकि डेंटिजियस सिस्ट में हमने क्या देखा था कि वो हमारे मैंडिबल के मोलर एरियाज में भी दिख सकते हैं। कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक cyst, it occur as pericoronal radiolucency and contain evidence of calcification। तो जो कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है, नाम ही बता रहा है कि इसमें कैल्सिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारी पेरिकोरोनल रेडियोल्यूसेंसी तो होती है, लेकिन इसमें कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंटल प्रीमोर्डियल फॉलिकुलर प्रीमोर्डियल सिस्ट, इट अकर इन द क्राउन ऑफ अनइरप्टेड टीथ, ये हमारे अनइरप्टेड टीथ के क्राउन में होती है। एंड सुपर इम्पोजिशन ऑफ इमेज विच में कॉज सिस्ट लाइक रेडियोल्यूसेंसी टू अपीयर डेंटिजियस सिस्ट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमने देखा कि हमारा सर्जिकल रिमूवल होता है डेंटिजियस सिस्ट का, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, मार्सुपिलाइजेशन एंड ई न्यूक्लिएशन। मार्सुपिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम सिस्ट को रिमूव करते हैं विदाउट रिमूविंग द एपिथेलियम, और ई न्यूक्लिएशन का मतलब होता है कि हम सिस्ट को रिमूव करेंगे विथ एपिथेलियम। ठीक है, तो अगर एपिथेलियम के साथ हम सिस्ट को रिमूव कर रहे हैं तो वो ई न्यूक्लिएशन होगा, अगर हम एपिथेलियम के बिना सिस्ट को रिमूव कर रहे हैं तो वो हमारा मार्सुपिलाइजेशन होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द डेंटिजियस सिस्ट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, इट्स रियली मोटिवेटेड मी। थैंक यू।